चलो 72। पहला उसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। दूसरा कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब प्रथम मुस्लिम बताओगे कौन थे? क्रिस। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। सबसे युवा कांग्रेस के सबसे युवा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पहली महिला जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू 1925 में। चलो आगे हम लोग देखेंगे। देखो कांग्रेस में देखेंगे कि मॉडरेट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका मेन पार्ट्स क्या था? मेन जो इसका मोटो था आपका कि एक रिप्रेजेंट करना है एज ए कि पार्टी फॉर्मेशन जो लोगों का इशू है उसको गवर्नमेंट के पास रखना। देखो मॉडरेट जो है लगातार इतना प्रयास किया, लगातार उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे कि जो भी गवर्नमेंट है वो चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट क्या करे, हमारी बात को सुने। जो अंग्रेजी सरकार है उसमें भारतीय कब करने लगा दोनों। फिर देखो भारतीय की साझेदारी क्या हो, भारतीयों की साझेदारी बढ़े, उसमें जो भी सरकार चले उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़े। IAS IPS कहाँ से जाए? भारत से जाए। तो IAS IPS हो, किसानों का जो कर्ज हो वो ज़्यादा नहीं हो, यानी एक तरह से लैंड तो उनको क्या बढ़े, उस पर ज़्यादा ऋण ना बढ़े, कि ज़्यादा उनको मनी लेंड ना करना पड़े, यानी वो आज़ाद रहे। तो ये क्या था? मॉडरेट का डिमांड था। 1892 का एक्ट पढ़ाए थे, 1892 का एक्ट ऑफ 1892। देखो इन लोग मॉडरेट जो था लगातार कोशिश कर रहा था कि हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी में हम लोगों को भी क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ से एक और जन्म दे दिया, किसको? रेडिकल्स को दे दिया। किसका जन्म हुआ? यानी जब फेल हो गया 1892 को, जो मॉडरेट को उपेक्षा एक तरह से आशा था कि हमको इसमें बहुत बड़ी भागीदारी मिलेगी, हमको एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, क्योंकि मॉडरेट चाहते थे कि देश को चलाने में हमारा क्या रहे, तुम शासन करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें हमारा योगदान भी क्या रहना चाहिए? बड़े बड़े पोस्ट पे रहना चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या किया गया? भारतीयों को ज़्यादा शामिल नहीं किया गया, कोई रिप्रेजेंटेशन में आपका हाई पोस्टेशन नहीं दिया गया। तो वहाँ से एक जन्म हुआ किसका? रेडिकल्स का, यानी दूसरी विचारधारा का। और यहीं से बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि मॉडरेट्स क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं। किसका? पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर कर रहे हैं, यानी प्रार्थना की राजनीति कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, इन लोग देने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है, इन लोग को लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। और उसी में एक स्लोगन दिए, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव टेक इट। यानी स्वराज मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूँगा? लूँगा। अब देखो यहीं से कंसेप्ट जो आगे आने लगा स्वराज का। स्वराज, स्व का मतलब क्या होता है? अपना, और राज का मतलब शासन करना। यानी कि अब हम लोग क्या करना पड़ेगा? स्वराज मूवमेंट को चलाना पड़ेगा, जोर तोड़ से इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। और स्वराज शब्द जो है सबसे पहले से यूज किया था कौन? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। तो स्वराज माई बर्थ राइट, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है भारत में, तो ये क्या है? हमारा अपना शासन, हमारा अधिकार है, जन्म से अधिकार है, और मैं इसे क्या करूँगा? लेकर रहूँगा। तो वहाँ से एक सोच हुआ, किसका जन्म? रेडिकल्स का जन्म हुआ। इसमें और कई नेताओं की भागीदारी क्या होते गई? बढ़ते गई। इसी में जो आया आपका लाल, बाल और पाल, तीन नाम आप बहुत आते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो रेडिकल्स में आपका तीन नाम खूब आया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अब ये लगातार देखो यहाँ से रेडिकल्स का क्या हो गया? प्रभाव धीरे धीरे कांग्रेस में ही, यानी एक तो से दो विचारधारा आने लगा। देखो आगे जब चलता है यहाँ से 1905 में, 1905 में, 1905 में जो है कांग्रेस का
ये बंगाल का डिवीजन कर दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है किसको? हाँ 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस समय हमारा जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड कर्जन में था 1929 में। तो देखो लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का क्या कर दिया गया? डिवीजन कर दिया गया 1905 में। देखो बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा जो था प्रेसिडेंसी हुआ करता था। बंगाल पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी था आपका, जिसमें बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आ जाता था और पूरा क्या हो जाता, ईस्ट वाला पार्ट आ जाता था, बांग्लादेश से सब जो है एक बहुत बड़ा रीजन था। और कारण ये बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन हमसे नहीं हो पा रहा है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के चलते जो है ताकि शासन व्यवस्था में सहूलियत मिले, उसमें इसको बांट दिया गया ताकि हमको शासन चलाने में दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ा पार्ट हो जा रहा है। इसीलिए हम प्रशासनिक कार्रवाई के चलते इसको प्रशासन के रूप से हम इसको क्या किए हैं? अलग किए हैं। लेकिन ये मेन इच्छा क्या था? हिंदू और मुस्लिम को बांटना। देखो सबसे ज़्यादा इसमें उग्र कोई हुआ तो वो हुए थे बंगाली, हिंदू बंगाली, हिंदू बंगाली। देखो हिंदू बंगाली सबसे ज़्यादा इसमें क्या हुए, क्योंकि बंगालियों का उस समय जो हिंदू बंगाली थे उनका प्रभुत्व था। अब देखिएगा पूरे हिस्ट्री को उठाकर आंदोलन में इनको बहुत बड़ा रोल था। तो सबसे ज़्यादा उग्र क्या हुए? इन लोग हुए। आपका समझ में भी आ गया कि ये क्या करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या था, एक धर्म की राजनीति शुरू होती है, बांटो का यानी कि फूट डालो और शासन करो की नीति होता है शुरू। क्योंकि यहाँ से क्योंकि कुछ जो पार्ट है आपका, जो ईस्टर्न पार्ट था वो मुस्लिमों का बहुल एरिया था, इसमें आपका वेस्टर्न पार्ट था जो हिंदू बहुल था। मेन मकसद था कि हिंदू और बंगालियों को यानी कि हिंदू और मुस्लिमों को क्या कर दें? बांट दें, जिससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाने के बाद जो आपसी जो तालमेल है वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, सही से नहीं चल पाएगा और हम क्या करेंगे? किसी भी आंदोलन को आसानी से दबा लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी आपके बंगाल रीजन से ही सबसे ज़्यादा मूवमेंट होते थे। तो इस तरीके से इसको बांट दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो बहुत ज़्यादा इसको विरोध भी झेलना पड़ा। पूरे देश में शोक दिवस भी बनाए गए। तो उसके बाद क्या होता है 1907 में, हाँ तो इसी में जो है आपका 1905 में ही स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। कौन सा मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट है। यानी कि यहाँ पे कांग्रेस के लीडर या जो भी भारतीय लीडर थे वो समझ गए कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोग बहुत आंदोलन किए, हर चीज़ प्रदर्शन करके देख लिए, सरकार अब मानने वाली नहीं है, तो हम लोग को एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। वो क्या था? स्वदेशी। स्वदेशी में कि अब जो है हम लोग क्या करेंगे? अपना सामान यूज करेंगे, ब्रिटिश के सामान को ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। तो ब्रिटेन की ये ब्रिटिश जो कपड़े थे उसको जलाया जाने लगा, जो लोकल स्कूल जो आपका था उसका लोग छोड़ने लगे, समझ गए? यानी इसमें जो है कि लोकल स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, तो एक स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया और काफ़ी ज़्यादा इसमें कपड़ों की क्या होती है, तो जो बर्बादी हो रही थी उसका भी इसके विरोध भी हो गए थे, क्योंकि दो फॉर्म बन गया था आपका, तो कुछ इसके क्या हो गए, विरोध में भी हो गए। और यहाँ से जो स्वदेशी मूवमेंट था लगातार शुरू हुआ, एक जोर तोड़ से बढ़ा भी आपका, ताकि अगर यहाँ पे लोकल मार्केट को बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि देखो हो रहा क्या रहा था कि यहाँ से स्वदेशी में अगर होता, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो पैसा की क्या होती है, बचत होती। क्योंकि अंग्रेज़ क्या करता था कि यहाँ मान लीजिए कपड़ा यही का लेता था आपका मटेरियल, रॉ मटेरियल, और उसे क्या करता था मिल के माध्यम से टेक्सटाइल ये सब कपड़ा ऐसा बनाकर इसी मार्केट में क्या करता था, बेचता था, और भारी मात्रा में पैसा क्या करता था, अर्न करता था, जिससे भारतीय पैसा कहाँ जा रहे थे, बाहर जा रहा था, अंग्रेजों के पास जा रहा था। देखो और क्या था यहाँ पे खामी, क्योंकि जो पोस्ट जो था, इसके पहले भी बताया है कि जो पोस्ट दिए जाते थे हाईयर रैंक का नहीं दिया जाता था, और जब हाईयर रैंक का भी अगर रहता था कोई भारतीय अगर उस पोस्ट पे है तो पेमेंट में क्या था, डिफरेंसेस था, यानी जो अंग्रेज अधिकारी है उसको पैसा क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, अंग्रेज अधिकारी को पैसा ज़्यादा मिलेगा, और उसी पोस्ट पे अगर भारतीय है तो उसको पैसा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इससे भी क्या था, मतभेदता था। और उसको भी पेमेंट कहाँ से मिल रहा है, भारत की पार्लियामेंट, यानी यहाँ से भारत से जो आती है, जो अर्न होती है सरकार को, यहाँ से ही पैसा दी जा रही है। नहीं वो अंग्रेज, हाँ अंग्रेज अपना नियम से चलाता था, जो सिस्टम बना हुआ था उसका। अब यहाँ का देखो मालिक अधिकारी जब ब्रिटिश है आप,
पैसा कहाँ से मिल रहा है, यहीं से पैसा मिल रहा है आपका। तो यहाँ का पैसा हम जाएंगे तो कहाँ लेकर जाएंगे, ब्रिटेन चल जाएंगे ना। तो यहाँ का पैसा क्या हो रहा है, ड्रेनेज हो रहा है, जिसको दादा भाई नौरोजी ने बताया था भारतीय पैसा को किस तरीके से भारत से बाहर ले जाया जा रहा है। वो या तो कपड़ा बेचकर हो, आपका कोई भी वस्तु बेचकर किया जा रहा है, या फिर जो पेमेंट दे देकर क्या किया जा रहा है, पैसा को बाहर भेजा जा रहा है, जिससे भारतीय पैसा में लगातार क्या हो रही है, कमी होगा। देश को गरीब बनाया जा रहा है। अब भारतीयों को क्या चाहिए, उसी पोस्ट पे है, लेकिन उसको क्या है, कम पैसा दिया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ की रिसोर्सेज को क्या करें, निकाल सके, अपने देश में ले जा सके। 1905 का जो बंगाल ये डिवीज़न था, और क्या किया, उग्र कर दिया। देखो उसी के बाद 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा आपका लीडरशिप में इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अब जिससे क्या हो गया, एक तरह से कांग्रेस से एक अलग फिर विचारधारा जन्म ले ली, वो किसका, मुस्लिम का, और वो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने की एक तरह से पार्टी बनी। और जैसे ही आगे बढ़ता 1907 में फिर क्या हो जाता है, कांग्रेस का डिवीज़न भी हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सूरत स्प्लिट कहते हैं। कांग्रेस भी क्या हो जाता है, क्योंकि दो लगातार देखो 1892 के बाद दो विचारधारा चलने लगा था, एक गर्म दल का और एक नरम का, जिसको हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं या एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे, और नरम पंथी को क्या बोलते थे, मॉडरेट। तो दो विचारधारा चल रहा था, और आखिरकार जो सूरत में सेशन होना था 1907 में, कांग्रेस क्या हो गया, आपस में बट गया, दो भागों में स्प्लिट हो गया, जिसको हम लोग सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ से अंग्रेज क्या हुआ, सफल भी हुआ कांग्रेस को तोड़ने में, लगातार उसका जो प्रयास था कि हम कांग्रेस को क्या करें, तोड़ दे। एक अलग विचारधारा भी वहाँ से जन्म लिया, वो क्या था, धर्म की, आपका जो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, वहाँ से मुस्लिम लीग की लगातार डिमांड भी हो गई, क्या चीज़, कि हमको एक अलग जो है इलेक्शन के फॉर्मेशन में, यानी हमको अलग एक इलेक्टोरल कमीशन दिया जाए, यानी कि मुस्लिमों का जो है अलग वोट का अधिकार दिया जाए। और वो जो मुस्लिम लीग मिलता है किससे, मिंटो से, लॉर्ड मिंटो से। मिंटो क्या था उस समय, वायसराय था। मिंटो क्या था, वायसराय था। और मिंटो से मिलता है आपका, और वहाँ से 1909 का बताया है, रिफॉर्म बताया है ना, मार्ले मिंटो रिफॉर्म आपका। तो 1909 में जो आया आपका रिफॉर्म, जो इसके द्वारा लाया गया, उसका नाम क्या हुआ, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना गया, जिसमें मुस्लिमों को इलेक्टोरल जो है आपका सेपरेट जो है आपके एक तरह से चुनाव के लिए दिया गया सीट, उसमें आप क्या कर सकते हैं, मुस्लिम का जो है सिर्फ मुस्लिम का चुन सकता है। तो एक अलग जो है मुस्लिमों के लिए व्यवस्था कर दिया, सेपरेट कर दिया, जिससे क्या हो गया, और जो है समाज में बंटने की स्थिति आ गई। ये सब आपका लगातार मूवमेंट चला, इसमें बहुत सारे नेताओं का योगदान भी रहा। तो चलो कुछ लिखते चलते हैं हम लोग। देखो इसमें जो है इनका कुछ कॉन्सेप्ट था, किनका, यहाँ एक्सट्रीमिस्टों का कुछ कॉन्सेप्ट था। तो जैसे ही 1892 का नियम फेल कर गया, क्योंकि भारतीयों के ऐसा इच्छा था कि हमको क्या मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी भागीदारी मिलेगी, लेकिन भागीदारी क्या होता है, नहीं दिया जाता है, जिसके कारण जो भारतीयों के बीच डिससेटिस्फैक्शन आता है, यानी लोग क्या होते हैं, नाखुश होते हैं इससे। जो लीडर्स थे उनमें भी क्या होती है, नाराजगी आती है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि मॉडरेट को बर्थ दिया, ये रेडिकल्स को बर्थ दिया। देखो इसमें कुछ थे लीडर, जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। ये सब क्या किए थे कि रेडिकल विचारधारा को फिर क्या किए कि ऐसे नहीं होगा, प्रेयर पॉलिटिक्स से नहीं चलेगा, हम लोग को अब इसको क्या करना पड़ेगा, खुद से लड़नी पड़ेगी, अब स्वराज को हमको खुद लेना पड़ेगा। तो इन लोगों ने स्वराज को क्या किया, बढ़ाया, क्योंकि ये स्वराज हम लोग अब खुद लेंगे, उन लोग नहीं देगा, अब हम मांगेंगे नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, खुद लेंगे। और उसके लिए अगर देखो अब मान लीजिए शासन करे, अब लेना है खुद से लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, उसके खिलाफ बहुत एक तरह से टिट फॉर टैट करना पड़ेगा, एक कड़े शब्दों में जवाब देना पड़ेगा।
तो इन लोगों ने बढ़ावा दिया कि अब हम लोग आज़ादी कैसे करेंगे, देमसेल्फ यानी खुद से क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। उसके बाद लगातार इन्होंने लोगों के बीच मैसेज फैलाया, किसके लिए, स्वराज को, कि अपनी राज्य को प्राप्ति करने के लिए, आज़ादी के लिए अब सबको आना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा। अब अंग्रेजों से सामना करने का वक्त आ गया है, सबको खड़ा होना पड़ेगा और एक बोल्ड आवाज़ में, उसको कड़े शब्दों में आपको आवाज़ देना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, हम लोग को आज़ादी मिलेगी। तिलक और आगे बढ़ गए, कहे कि ये तो हमारा जन्म से अधिकार है। तिलक जो है उसके और आगे थोड़ा स्लोगन दे दिए, क्योंकि हमारा ये क्या है, जन्म अधिकार है, और जन्म से ही हमको अधिकार मिला है, हमको कोई छीन नहीं सकता है, और अब हमको क्या नहीं मिलेगा, हमको छीन लेंगे हम वो, तो वो हमारा अधिकार है। और हमारा अधिकार पे कोई कब्जा कर ले, किससे होगा, हम उसको क्या कर लेंगे, छीनेंगे, हम उसे लेकर ही रहेंगे, ताकि क्या किया जाए, लोगों को उसके बाद बढ़ावा दिया जाए और एक नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। तो आगे लिखिएगा, इसमें आगे भैंस पे बैठ सत्य को अपना प्राण न मंगवा के लाए थे, जीता करवा के वो सब कहानी पर। हाँ है जी, तो बताओ ले जाएंगे तो रास्ता देखा है आत्मा को, तो पीछे पीछे न जाएगा, जाहिर सी बात है। अब आत्मा फिर भटकते रहेगा, न ले जाएंगे तो भटकते रहेगा। अच्छा, तो भटकते रहेगा तो तुम्हारा बस में जब बचाओ बैठता तो आगे बैठाता, पीछे ड्राइवर रहता है, वो ले जाता है, ड्राइवर आगे बैठता है ना, आगे ले जाता है, तो नहीं तुम लोग रास्ता नहीं, तुम लोग तुम लोग का रास्ता, बच्चा है थोड़ा ले जाता है संभाल के, गोदी में करके, उसको तो गोदी में ले ले है वो, तो मेरा बच्चा ज़्यादा रहता है उसको ले लेते हैं कहीं कोशी। तो बताया कि युवराज कैसे ले जाते हैं, तो तुम क्या कोशिश करा कि माथा पे उठा के ले जाएंगे, आशा छोड़ था उठा के ले जाएंगे सर पे, कहोगे आइए आइए बैठ जाइए, एकदम कान्हा पे बैठ जाइए, आपको अच्छा से ले चलेंगे। भैंस पे खुद बैठेंगे, आपको नहीं बिठाएंगे, हम अपना कान्हा बैठाएंगे। देखो बाबू, देखो इन्होंने स्लोगन दिया, तिलक ने क्या चीज, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्वराज क्या है, मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखो ये सारे को रेडिकल्स कहते थे, या क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी कहेंगे आपका, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बोले तो गरम, हाँ गरम दल या गरमपंथी विचारधारा कह सकते हैं। देखो इन्होंने लगातार रेज किया स्वराज को लगातार बढ़ावा दिया कि हम लोग को क्या चाहिए, एकदम स्वराज लेकर रहना है, आज़ादी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और जोर तोड़ से। और इन्होंने एक आरोप भी लगाया कि मॉडरेट्स पे कि आप किसकी बात करते हो, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर की बात करते हो, राजनीति करते हो सिर्फ किसकी, हाथ जोड़ने की, प्रार्थना करने की, अब वो नहीं चलेगा। तो इस तरीके की जैसी विचारधारा क्या कर रही थी, पनप रही थी। अब उसी के बीच आगे क्या कर दिया जाता है, 1905 में डिवीजन ऑफ बंगाल कर दिया जाता है, जो और क्या किया, उस उत्तेजना को जो उसके खिलाफ था उसको और बढ़ा दिया। चलिए तो अब हेडिंग दीजिएगा, डिवीजन ऑफ बंगाल या पार्टीजन ऑफ बंगाल। प्रोविंस में बांट दिया गया बंगाल को, कितने प्रोविंसेज में, 2 प्रोविंसेज में। उसमें सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता था बंगाल, तो उसको 2 प्रोविंस में बांट दिया गया। देखो ये बहाना बनाया गया, प्रीटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। उसके जगह ब्यौरा दिया गया, ये कहा गया कि हमने किससे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से, यानी कि एक प्रशासनिक असुविधा के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है कि प्रशासनिक सुविधा हो जाए। दिक्कत हो रही थी प्रशासन करने में, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था चलाने में हम लोगों को क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी। उसी को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, बंगाल को बांट दिया, 2 भाग में बांटा। लेकिन देखो मेन पर्पस क्या था बंगाल डिवीजन का, वो नेशनलिस्ट की फीलिंग को क्या करना चाह रहा था, कमजोर करना चाह रहा था। जो लोगों की भावना आ रही थी, एक राष्ट्रीयता की भावना आ रही थी, उसको कमजोर करना चाह रहा था, आपको निराश करना चाह रहा था, हतोत्साही करना चाह रहा था। तो ये आपका जो उसका मेन पर्पस था कि जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग्स आ रहा है लोगों के बीच, उसको क्या कर देना है, कुचल देना है, कि इसके बारे में लोग सोचे ही नहीं। देखो उसका और क्या था, हिंदू और मुस्लिम के बीच बंटवारा, फुट डाल देना, हिंदू और मुस्लिम को क्या कर दे, बांट दे, जिससे क्या होगा, 2 विचारधारा आ जाएगा। और जैसे ही बटेगा, क्योंकि अंग्रेज जानता था कि जब तक दोनों साथ रहेगा तब तक क्या कर सकते हैं,
हम इस यहाँ अच्छे से शासन नहीं कर पाते। और जब अलग हो जाएगा दोनों सेपरेट हो जाएगा तब शासन करना क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ धर्म कार्ड हमेशा खेला जाएगा। तो मेन एम ये भी था कि हिंदू और मुस्लिम को क्या किया गया, बांट दिया गया। देखो जैसे ये हुआ आपका, उस दिन पूरी तरीके से क्या हो गया, शोक दिवस मनाया गया पूरे बंगाल में। बंगाल की जो कलकत्ता की गलियाँ थी वो क्या थी, विद्रोह से, उसके खिलाफ गुस्सा से क्या हो गया, भर गया। बंगाली जो हिंदू थे उन्होंने बहुत जोर तोड़ से इसका विरोध किया। उसके बाद ये जो क्या किया, फ्रीडम स्ट्रगल को और बुस्ट कर दिया। एक जो है आग में घी डालने का काम किया। एक तो ऐसे फीलिंग्स आ रही थी, और जब बांट दिया गया तो रेडिकल्स हो या मॉडरेट्स हो, सब ने इसका क्या किया, पुरजोर विरोध किया आपका। और ये फ्रीडम को और बूस्ट मिल गया और बढ़ावा मिल गया। और कलकत्ता में के जो अगस्त सेशन था 1905 में आपका, 1905 में ये बनारस में जब हुआ इसका, तो वहीं डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश गुड्स का जो है, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको क्या किया जाए, बॉयकॉट किया जाए। हम लोग उसका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, यानी उसका सामान नहीं यूज करेंगे, अपने स्कूल में जाएंगे। और वहाँ से क्या किया गया, मूवमेंट चलाया गया। उस मूवमेंट का नाम क्या पड़ा, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कहने का मतलब आत्म भारत के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया जाए, यानी आत्मनिर्भर हम लोग बनेंगे, हमारा सामान का जो है पैसा का ड्रेनेज कम होगा, और यही का हम लोग अपना इंस्टीट्यूशन का अपने पैसा यूज करेंगे, यहाँ का रिसोर्सेज हम खुद अपना यूज करेंगे। तो क्या होगा, हमारी पैसा बाहर नहीं जाएगी, जिससे अंग्रेजी सरकार क्या हो जाएगी, खुद पे खुद कमजोर हो जाएगी। राइटिंग अच्छा नहीं है, बस वो दिखता हुआ ना, नहीं फिर मैंने करनी कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे ही इसको बांटा गया, उस दिन को क्या कर दिया गया, एक शोक दिवस में मॉर्निंग डे मनाया गया। का मतलब क्या होता है, शोक दिवस, इसका मतलब होता है शोक मनाना। पूरे बंगाल में उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। देखो उसमें एक जो बताया था कि 1882 के करीब लगभग लिखा गया था आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब थी, उसमें लिखी गई थी कौन सा स्लोगन, वंदे मातरम। तो आनंद मठ में जो सबसे पहली बार गाया गया था कब है, 1896 में, कलकत्ता सेशन में। तो देखो वो इस समय क्या हो गया, एकदम स्लोगन बन गया एक तरह से, हर जुबान से वंदे मातरम से निकलने लगा, पूरा गूंज से कलकत्ता हो या पूरे देश में वंदे मातरम रेज होने लगे। ये सॉन्ग को गाया जाने लगा और एक नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ावा दिया जाने लगा। तो स्वदेशी मूवमेंट में आपका वंदे मातरम सॉन्ग क्या हो गया, फेमस हो गया, जो लिखा गया था किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या किए, इस मूवमेंट को लीड किए। डिवीजन ऑफ बंगाल को लीड कर रहे थे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। और क्योंकि वो अगेंस्ट थे इसके, जो है जो भी बंटवारा किया गया उसके अगेंस्ट थे। देखो ये जो क्या किया, आंध्रा रीजन में, आंध्र प्रदेश जो डेल्टाइक रीजन था, जो आंध्र प्रदेश का रीजन आता है, हाँ तो आंध्रा रीजन में तो समझ जाएगा। तो देखो आंध्रा रीजन जो था आंध्र प्रदेश का, उस रीजन में इस मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। पूछेगा वह कौन सा रीजन था जहां डिवीजन ऑफ बंगाल का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, उसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो वो आपका था डेल्टाइक रीजन, आंध्र प्रदेश का जो रीजन था आपका डेल्टाइक, वहाँ पे इसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया, ये फेमस हुआ। और ये मूवमेंट जो है आपका बढ़ावा दिया किसको, स्वदेशी को, और लोग एकजुट हुए, साथ में लाया, और जो अंग्रेजी गुड्स हुआ करते थे, जो सामान थे उसका बहिष्कार किया गया, अपोज किया गया, और इनकरेज मिला किसको, लोकल कंपनी को। और देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे चलकर, कि भारतीय कंपनी को भी ग्रो करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां इसमें स्कूल खोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो फीलिंग जागी कि हम अपने यहाँ के स्कूल में जाएंगे। देखो जो हमारे पास नहीं आ पा रहा है, लेकिन जब ऐसा फीलिंग जग जाएगा कि हम विदेशी स्कूल में नहीं जाएंगे, फॉरेन का स्कूल में नहीं जाएंगे, हम अपने स्कूल में पढ़ेंगे, तो क्या होगा, हमारा भी स्कूल चलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको एक प्रोत्साहित इंकरेजमेंट मिलेगी, ताकि हम स्कूल को और क्या करें, खोले, इंस्टीट्यूशन को खोले, कंपनी को मिलेगा कि देखो
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है इंग्लिश का, तो हम अपनी कंपनी को क्या करेंगे, खोलेंगे, जिससे हमारी सामान काफ़ी मात्रा में बिकेगी। और ये सब इम्पैक्ट आगे चलकर पड़ती है। और फाइनली आगे चलकर देखोगे बंगाल डिवीज़न का जो फैसला है उसको क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। बंगाल जो डिवीज़न था आपका, आगे चलकर लगभग 1911 करीब के 1911 में बंगाल डिवीज़न को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। बांग्लादेश तो अलग आगे चल के न है, बांग्लादेश तो काफ़ी, वो तो 1971 में अलग हुआ, वो पाकिस्तान में चला गया था। आज़ादी के बाद जो है वो ईस्टर्न बंगाल वाला पार्ट था, वो पाकिस्तान को मिल गया था। पाकिस्तान को 2 पार्ट मिला था। तो 1971 में फिर, हाँ, 1971 में जो है बंगाल आया एज ए कंट्री, बांग्लादेश आया एज ए कंट्री के रूप में। चलिए ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में।